एक ऐसा स्नाइपर जो 3 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को हिट कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसियां इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं, पर ये बहरूपिया हर बार अपना चेहरा बदलकर उन्हें मात दे देता है। इसका निशाना इतना अचूक है कि एक हिट के लिए ये करोड़ों डॉलर वसूलता है। आज ये स्नाइपर अपने एक नए मिशन पर है। एक कमरे में आईने के सामने खड़ा होकर वो लगातार एक ही आवाज निकालने की कोशिश कर रहा है। असल में ये घर उस बूढ़े आदमी का है जिसे इस शिकारी ने पहले ही ठिकाने लगा दिया था। अब उसी बूढ़े का भेष धरकर वो उसके कंपनी की बिल्डिंग में दाखिल होता है। हद तो तब हो गई जब मशीन भी उसे पकड़ नहीं सकी। वो चुपचाप 13वीं मंजिल पर अपने शिकार के केबिन तक पहुंच गया, लेकिन तभी वहां एक लड़की आ गई। उसने उसे ढेर कर दिया। उसका असली टारगेट सीढ़ियों से भागने लगा, लेकिन इस स्नाइपर ने सही वक्त का इंतजार किया और एक ही शॉट में उसके पैर के परखच्चे उठा दिए। उसे मारना आसान था, पर उसे तड़पता छोड़ना इसके मास्टर प्लान का पहला हिस्सा था। जब तक पुलिस और एम्बुलेंस पहुंचती, ये स्नाइपर छत से स्मोक बॉम्ब फेंककर बिल्डिंग से नीचे कूदकर गायब हो गया। शहर के एक छोटे से होटल में जब ये अपना नकाब उतारता है, तब हमें इसका असली चेहरा दिखता है। अगली सुबह पूरे जर्मनी में कोहराम मच गया। कल जिस शख्स पर हमला हुआ था वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि जर्मनी के सबसे ताकतवर नेता मैनफ्रेम फेस्ट का बेटा एलियस था। जैसे ही ये खबर फैली, मैनफ्रेम अपने बेटे को देखने के लिए अस्पताल की ओर रवाना हुए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सब उस स्नाइपर की एक सोची समझी चाल थी। उसने मैनफ्रेम के बेटे को गोली इसीलिए मारी थी ताकि मैनफ्रेम अपने बिल से बाहर निकले। अब वो शातिर स्नाइपर अस्पताल के पास वाली एक बिल्डिंग में अपना मोर्चा संभाल चुका था। उसने हवा की रफ्तार और दूरी का सटीक अंदाजा लगाया और फिर अपने जादुई सूटकेस को खोल दिया। देखते ही देखते उस सूटकेस के पुर्जे एक घातक राइफल में तब्दील हो गए। परफेक्ट शॉट के लिए उसने एक टेस्टिंग फायर किया। पहली गोली निशाने से थोड़ी दूर लगी, जिसके बाद उसने बड़ी बारीकी से अपना स्कोप सेट किया और दूसरी गोली सीधे निशाने के बीचों बीच दे मारी। अब वो पूरी तरह तैयार था। जैसे ही मैनफ्रेम फेस्ट भारी सुरक्षा के बीच अस्पताल पहुंचे, वहां का नजारा देखने लायक था, लेकिन इतनी चौकसी भी उस बहरूपिये को नहीं रोक सकी। जैसे ही नेताजी गाड़ी से उतरे, स्नाइपर की एक अचूक गोली ने उनके सिर को चीर दिया। पल भर में वहां मौत का सन्नाटा और फिर चीख पुकार मच गई। काम तमाम करते ही स्नाइपर ने फुर्ती से अपनी गन को वापस सूटकेस बनाया, बेड के नीचे एक टाइम बम सेट किया और वहां से 9-2-11 हो गया। जब तक पुलिस की गाड़ियां उस बिल्डिंग तक पहुंचती, वो अपनी पहचान और गाड़ी बदलकर शहर की भीड़ में खो चुका था। उसका दिमाग इतना तेज था कि उसने अपनी असली गाड़ी पहले ही कुछ किलोमीटर दूर पार्क कर रखी थी। स्नाइपर के वहां से निकलने के कुछ ही देर बाद उसकी पुरानी कार एक धमाके के साथ राख हो गई। उसने अपना पीछा कर रहे जवानों और सबूतों दोनों को एक साथ खत्म कर दिया। कुछ ही घंटों में इस मर्डर की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। MI6 की टॉप एजेंट बियांका भी यह सुनकर दंग रह गई कि कोई इतनी दूर से सटीक निशाना कैसे लगा सकता है। अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड 3540 मीटर का था, पर इस स्नाइपर ने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। दूसरी तरफ हमारा स्नाइपर म्यूनिख से निकलकर नर्नबर्ग पहुंच चुका था। पकड़े जाने के डर से बचने के लिए उसने वहां से एक कीमती पुरानी चीज खरीदी ताकि वो पुलिस को जर्मनी आने का एक ठोस बहाना दे सके। हर नाके पर चेकिंग चल रही थी। पुलिस ने उसका पासपोर्ट और सूटकेस सब खंगाला, लेकिन इस शातिर शिकारी ने अपने एंटिक बिजनेस के बहाने सबको चकमा दिया और बड़ी आसानी से बॉर्डर पार कर गया। उधर जर्मन खुफिया एजेंसी पागलों की तरह सुराग ढूंढ रही थी। उन्होंने मदद के लिए MI6 से संपर्क किया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। फोरेंसिक टीम भी हैरान थी, क्योंकि उन्हें वो गन ही नहीं मिली जिससे फायर हुआ था। जानकारों का कहना था कि एक स्नाइपर राइफल का बैरल कम से कम 737 मिलीमीटर का होता है, जो किसी भी बैग में फिट नहीं हो सकता। तो क्या उस स्नाइपर के पास कोई ऐसी गन थी जिसके 2 टुकड़े हो सकते थे? अगर बैरल को 2 हिस्सों में बनाया जाए तो निशाना चूकने का खतरा 100% होता है। ऐसी गन बनाना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। वो शख्स जीनियस ही होगा। बियांका के पास एक पुरानी फाइल थी नॉर्मन स्टोक नाम के एक गन मेकर की। ये वही आदमी था जो सालों से ऐसी सीक्रेट गन्स बनाने के एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिन्हें कोई पकड़ न सके। बियांका को शक था कि इस स्नाइपर की अनोखी राइफल इसी ने बनाई है। बियांका को इस केस की लीड मिल गई और वो निकल पड़ी इस खूनी गुत्थी को सुलझाने। दूसरी तरफ हमारा स्नाइपर अब पेरिस की गलियों में घूम रहा था। डार्क वेब के जरिए उसे दुनिया भर से सुपारी के ऑफर्स मिलते थे। इस बार उसे एक कैफे में $10 मिलियन का ऑफर मिला, पर काम बड़ा था। अगले दिन वो एक रहस्यमयी महिला से मिला जो UDC कंपनी के मालिक और अरबपति टेक इन्वेंटर उलेदाग चार्ल्स को खत्म करवाना चाहती थी। स्नाइपर ने इस काम के लिए पूरे $100 मिलियन की मांग की। इतनी बड़ी रकम सुनकर वो महिला भी सन्न रह गई और अपने बॉस से बात करने की मोहलत मांगी, पर जब तक वो कुछ और पूछती, स्नाइपर हवा की तरह वहां से गायब हो चुका था। इधर बियांका आयरलैंड पहुंचकर अपने पुराने खबरी एलिसन से मिलती है। एलिसन उस गन मेकर नॉर्मन के भाई की पत्नी थी। बियांका ने उसे डराया धमकाया ताकि वो नॉर्मन का पता उगलवा सके, लेकिन एलिसन ने चालाकी दिखाई और अपना फोन बंद कर गायब हो गई। पर बियांका भी कम खिलाड़ी नहीं थी। उसने एलिसन की कमजोर कड़ी यानी उसकी बेटी एमा को पकड़ लिया। एमा इत्तेफाक से लंदन में उसी UDC कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी जिसे उड़ाने की साजिश पेरिस में रची जा रही थी। बियांका ने एमा पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे जेल में डाल दिया ताकि उसकी माँ यानी एलिसन खुद चलकर पुलिस के पास आए। एमा निडर थी। उसने वकील की मांग
की और झुकने से मना कर दिया। कहानी अब स्पेन के खूबसूरत शहर कादिज पहुंचती है। जर्मनी और फ्रांस में तबाही मचाने के बाद ये कातिल आखिरकार अपने घर लौटा है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस स्नाइपर का नाम अलेक्जेंडर है। एलेक्स का घर किसी महल से कम नहीं, जहाँ उसकी पत्नी नूरी अपनी बेटी के खिलौने समेट रही है। नूरी को अंदाजा भी नहीं है कि उसका पति, जिसे वो एक साधारण बिजनेसमैन समझती है, असल में दुनिया का सबसे महंगा हिटमैन है। दूसरी तरफ लंदन की जेल में एक बड़ा हादसा हो जाता है। बियांका ने जिस एमा को दबाव बनाने के लिए पकड़ा था, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। बियांका उसे एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल भागती है, पर रास्ते में ही एमा दम तोड़ देती है। बियांका को गहरा सदमा लगता है, क्योंकि उसे खबर ही नहीं थी कि एमा दिल की मरीज थी। उधर एलेक्स के प्रोफेशनल काम में भी खलबली मची हुई है। जर्मनी वाले मिशन के पैसे मांगने पर क्लाइंट ने पैसे देने के बजाय उसे गाली दे दी। एलेक्स जैसा सनकी आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि तभी उसे चार्ल्स को मारने की डील पर सिर्फ चर्चा करने के लिए 3.7 मिलियन यूरो एडवांस मिले। अब सवाल यह था कि आखिर चार्ल्स को सब मारना क्यों चाहते थे? तो असल में वो रिवर नाम का एक ऐसा ऐप लॉन्च करने वाला था जो प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा देता। इस ऐप से आप किसी के भी बैंक अकाउंट में झांक सकते थे। किसके पास कितना पैसा है और कहां से आ रहा है, सब कुछ पब्लिक हो जाता। इसी रिवर ऐप ने पूरी दुनिया के अमीरों की नींद उड़ा दी थी और इसीलिए एलेक्स को उसे खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था। अगली सुबह बियांका के पास स्पैरो का फोन आता है। असल में ये एलिसन ही थी जिसे बियांका ने ये कोडनेम दिया था। एलिसन अपनी बेटी एमा की गिरफ्तारी से बुरी तरह घबराई हुई थी। उसे पूरा शक था कि ये सब बियांका की ही चाल है। बियांका ने बड़ी चालाकी से झूठ बोला कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। उसने एक शर्त रख दी, अगर आज रात तक मुझे गनमेकर नॉर्मन का नंबर मिल गया तो मैं एमा को रिहा करवा दूंगी। बियांका जानती थी कि एमा अब इस दुनिया में नहीं है, पर वो इस सच को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। दूसरी तरफ स्पेन में एलेक्स की बेटी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। पूरा परिवार इकट्ठा था, लेकिन एलेक्स का दिमाग कहीं और ही था। तभी उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आता है। क्लाइंट ने फिर से 3.7 मिलियन यूरो की पेमेंट की थी, यानी उले डाक चार्ल्स को मारने की डील अब बड़े लेवल पर पहुंच चुकी थी। एलेक्स को लगा कि अगर ये मिशन कामयाब हो गया तो वो ये खूनी धंधा हमेशा के लिए छोड़ देगा। बेटी के जन्मदिन की पार्टी बीच में छोड़कर वो निकलने लगा। घर वाले हैरान थे कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो परिवार से बढ़कर है, पर एलेक्स की पत्नी नूरी उसे हमेशा की तरह सपोर्ट कर रही थी। नूरी उसे एयरपोर्ट छोड़ने गई और एलेक्स उसकी नजरों के सामने अंदर चला गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एलेक्स एयरपोर्ट के दूसरे रास्ते से बाहर निकल आया, क्योंकि उसे अपने लॉकर से दूसरे पासपोर्ट्स निकालने थे। इत्तेफाक देखिए, नूरी पास की ही एक दुकान पर फूल खरीदने रुकी थी और उसने एलेक्स को एक टैक्सी में जाते देख लिया। नूरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एलेक्स ने उससे झूठ बोला था और उसका फोन भी बंद था। शक की चिंगारी भड़क उठी कि कहीं एलेक्स का किसी और औरत के साथ चक्कर तो नहीं। जब ये बात नूरी के परिवार तक पहुंची तो घर में मानो भूचाल आ गया। उधर एमा के पिता लैरी भी अपनी बेटी की गिरफ्तारी से बेहद परेशान थे। एलिसन ने बड़ी चालाकी से लैरी को उकसाया कि वो अपने भाई नॉर्मन, वही रहस्यमयी गनमेकर, से मदद मांगे। लैरी ने कई बार नॉर्मन को फोन किया, पर कोई जवाब नहीं आया। एलिसन को बस उसी नंबर का इंतजार था। शाम को वो लैरी को बातों में फंसाकर एक बार ले गई और मौका मिलते ही उसके फोन से नॉर्मन का नंबर चुरा लिया। बियांका अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी, तभी उसे एलिसन का मैसेज मिला जिसमें नॉर्मन का नंबर था। बियांका ने एक पल की भी देरी नहीं की। अपनी बेटी और डिनर को बीच में छोड़कर वो सीधे उस नंबर को ट्रेस करने निकल पड़ी। उधर एलेक्स और उस अनजान महिला की मीटिंग पेरिस के एक गार्डन में रात 10 बजे हुई। एलेक्स ने अपनी पहचान छुपाने के लिए सख्त हिदायत दी कि वो उसके चेहरे की तरफ न देखे। महिला ने बताया कि उसके बॉस डील के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, काम 28 तारीख से पहले होना चाहिए। असल में 28 तारीख को चार्ल्स अपना रिवर प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला था और उससे पहले ही उसका खेल खत्म करना जरूरी था। एलेक्स वैसे तो जल्दबाजी में काम नहीं करता, पर करीब 800 करोड़ रुपए की रकम इतनी बड़ी थी कि वो मना नहीं कर सका। डील तय हुई। 20 मिलियन एडवांस और 80 मिलियन काम होने के बाद इस मिशन के लिए टारगेट का कोड नेम रोडन और एलेक्स का नाम जयकाल रखा गया। जयकाल अपने खून सने पैसों को लीगल तरीके से ठिकाने लगाने में भी उस्ताद था, इसलिए उसे पैसों की कोई चिंता नहीं थी। उधर बियांका अपनी टीम के साथ बेलारूस पहुंच चुकी थी, क्योंकि नॉर्मन की लोकेशन वहीं के जंगलों में मिल रही थी। बियांका और उसके 3 जांबाज साथी हेडक्वार्टर से मिल रहे सिग्नल के आधार पर एक पुराने घर की तरफ बढ़ रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये एक जाल है। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, एक जोरदार धमाका हुआ और उनका एक साथी वहीं ढेर हो गया। इससे पहले कि कोई संभल पाता, नॉर्मन ने दूसरे ऑफिसर को भी गोलियों से छलनी कर दिया। अब सिर्फ बियांका बची थी। साफ था कि नॉर्मन को इनके आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। डिपार्टमेंट में कोई गद्दार था जो उसे पल पल की जानकारी दे रहा था। बियांका ने नॉर्मन का पीछा किया। दोनों तरफ से गोलियां चली, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर नॉर्मन भाग निकला। हड़बड़ी में उसका एक सूटकेस वहीं छूट गया, जो अब बियांका के कब्जे में था। अगली सुबह एलिसन और लैरी की दुनिया ही उजड़ गई। उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी एमा अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बदहवास होकर लंदन की तरफ भागे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटी को बचाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। इधर लंदन में जब उस सूटकेस की जांच हुई तो सबके होश उड़ गए। वो कोई मामूली सूटकेस नहीं, बल्कि एक चलता फिरता स्नाइपर राइफल था। बियांका इसे लेकर एयरपोर्ट से लेकर MI6 के हेडक्वार्टर तक घूम आई, लेकिन किसी भी स्कैनर ने इसे
से नहीं पकड़ा। ये नॉर्मन की कलाकारी का एक जीता जागता सबूत था। बियांका समझ गई कि अगर जयकाल तक पहुंचना है तो इस शातिर गन मेकर को पकड़ना ही होगा। उधर जयकाल अब अपने पुराने पैसे वसूलने के मूड में था। वो मेनफ्रेम फेस्ट के एक करीबी सहयोगी के पास प्रॉपर्टी डीलर बनकर पहुंचा। बातों बातों में उसने सिर दर्द का नाटक किया और जैसे ही वो महिला उसके लिए दवा लेने बाहर गई, जयकाल ने पलक झपकते ही उनके कंप्यूटर में एक खतरनाक वायरस डाल दिया। इस वायरस की मदद से उसने पूरा सिस्टम हैक कर लिया और उसे वो जानकारी मिल गई जिसकी उसे तलाश थी, एलियस के ड्राइवर का पूरा बायोडाटा। आज का दिन बहुत बड़ा था क्योंकि मारे गए नेता मेनफ्रेम फेस्ट की श्रद्धांजलि सभा थी। पूरा परिवार और सुरक्षा बल वहां मौजूद थे। जयकाल ने बड़ी खामोशी से असली ड्राइवर को रास्ते से हटाया और खुद ड्राइवर बनकर एलियस की गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठ गया। एलियस को लगा कि वो सुरक्षा घेरे में है, पर उसे क्या पता था कि मौत उसके ठीक आगे वाली सीट पर बैठी है। जैसे ही गाड़ियों का काफिला निकला, जयकाल ने मौका पाकर अचानक गाड़ी को रास्ते से अलग मोड़ दिया। पीछे चल रहे सिक्योरिटी गार्ड्स हैरान रह गए और पीछा करने लगे। गाड़ी के अंदर एलियस चीखने लगा, कौन हो तुम? जैसे ही जयकाल ने पीछे मुड़कर अपना चेहरा दिखाया, एलियस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जी हाँ, ये वही एलियस था जिसने अपने ही बाप मेनफ्रेम फेस्ट को मारने की सुपारी एलेक्स को दी थी। लेकिन काम होने के बाद उसने न केवल पैसे देने से मना किया बल्कि चैट पर एलेक्स को गाली भी दी थी, क्योंकि एलेक्स ने काम करने के लिए एलियस को भी गोली मारी और उसे चारे की तरह इस्तेमाल किया था। एलियस गिड़गिड़ाने लगा और हर कीमत देने को तैयार हो गया, पर एलेक्स के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने उसे वहीं ढेर कर दिया। गार्ड्स के पहुंचने से ठीक पहले एलेक्स ने कार को बम से उड़ा दिया और खुद धुएं की तरह गायब हो गया। उधर एलिसन और लैरी अपनी बेटी की लाश लेने पहुंच चुके थे। बियांका अब भी बाज नहीं आ रही थी। उसने एलिसन को फिर धमकाया कि अगर नॉर्मन का पता नहीं बताया तो उसे 10 साल की जेल हो जाएगी। इस दौरान लैरी को अपनी पत्नी एलिसन पर शक हो गया था। उसने जब एलिसन का फोन चेक किया तो उसे समझ आ गया कि उसी ने नॉर्मन की मुखबिरी की थी। गुस्से में पागल लैरी ने अपनी ही पत्नी का तकिए से दम घोंटकर कत्ल कर दिया। दूसरी ओर स्पेन में नूरी का शक अब यकीन में बदल रहा था। उसने घर की तलाशी शुरू की और उसे फर्श के नीचे एक रहस्यमयी लॉकर मिला। नूरी के भाई ने घर का नक्शा देखा तो उसे बेडरूम में एक सीक्रेट रूम का पता चला। आईने के पीछे छिपे उस कमरे के दरवाजे पर हाईटेक लॉक लगा था। उधर एलेक्स के पास अगले मिशन के पैसे पहुंच चुके थे और उसे खबर मिली कि उसका टारगेट टालिन जा रहा है। एलेक्स मतलब जयकाल टालिन के लिए निकला ही था कि उसके फोन पर घर के सिक्योरिटी सिस्टम का अलर्ट आया। उसका सीक्रेट रूम टूट चुका था। जयकाल परेशान था कि अब उसका परिवार उसके बारे में क्या सोचेगा। अभी वो रास्ते में ही था कि एक पिकअप ड्राइवर ने उसकी गाड़ी ठोक दी। बहस बढ़ी और मौके पर पुलिस आ गई। पुलिस वाले ने जब जयकाल की गाड़ी की तलाशी ली तो उसे बैग में गन मिल गई। इससे पहले कि पुलिस वाला कुछ बोल पाता, जयकाल ने उसे ढेर कर दिया। फिर बड़ी चालाकी से वही गन पिकअप ड्राइवर के हाथ में थमाई और अपनी दूसरी गन से उसे भी मार डाला। सिर्फ 2 सेकंड के अंदर जयकाल ने पूरा सीन ऐसा बना दिया जैसे उन दोनों ने एक दूसरे को मारा हो। अपने फिंगरप्रिंट मिटाकर वो वहां से ऐसे निकला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहानी में अब उन लोगों के चेहरे सामने आते हैं जिन्होंने जयकाल को इस खूनी खेल के लिए हायर किया था। उन्हें पता चल चुका था कि जयकाल ने अपने पुराने क्लाइंट यानी मेनफ्रेम के बेटे का क्या हश्र किया है। क्लाइंट्स को अब डर था कि कहीं जयकाल की ये सनक उनके रिवर प्रोजेक्ट वाले मिशन को खतरे में न डाल दे। इसी काम के लिए सोफिया नाम की एक लेडी को जयकाल की निगरानी पर लगा दिया गया। उधर लंदन में एक खौफनाक खेल चल रहा था। बियांका को लग रहा था कि एलिसन उससे मिलने आ रही है, पर असल में एलिसन के फोन से उसका पति लैरी मैसेज कर रहा था। लैरी अपनी पत्नी और बेटी की मौत का बदला लेने के लिए अंधा हो चुका था। जैसे ही बियांका मिलने पहुंची, लैरी ने उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बियांका किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी और पुलिस बैकअप बुलाया। लैरी को चारों तरफ से घेर लिया गया, पर वो शातिर निकला और नहर में चलती एक बोट पर कूदकर भाग निकला। जब पुलिस एलिसन के होटल पहुंची तो वहां उसकी लाश मिली। बियांका के हाथ से नॉर्मन तक पहुंचने वाली आखिरी कड़ी भी टूट चुकी थी। अब पहली बार हम उस शख्स से मिलते हैं जिसे पूरी दुनिया खत्म करना चाहती है। उलेडाग चार्ल्स अपने प्राइवेट आइलैंड पर ऐश कर रहे इस अरबपति को उसके सिक्योरिटी हेड ने आगाह किया कि टलिन के कंसर्ट में उसकी जान को खतरा है। लेकिन उलेडाग अपनी बात का पक्का था। उसने पीछे हटने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जयकाल टलिन के उसी थिएटर में पहुंच चुका था। वो एक शिकारी की तरह हर उस कोने और एंगल को नाप रहा था जहां से वो उलेडाग को मौत की नींद सुला सके। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी पहचान। हर मिशन के साथ एक नया चेहरा, एक नया नाम। लेकिन इस बार टालिन के उस थिएटर में जैकल की जान पर बनाई। जब वो थिएटर की सीलिंग पर अपने मिशन की रेखी कर रहा था, तभी अचानक वहां की स्लाइडिंग सीलिंग खुलने लगी। जैकल का संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिरने ही वाला था कि उसने एक केबल पकड़ ली। उसके वजन से केबल टूटने लगी और उसका मोबाइल भी नीचे जा गिरा। किसी तरह वो वापस ऊपर चढ़ा। कंसर्ट खत्म होने के बाद उसने वहां के एक सिक्योरिटी गार्ड राजमस से मदद मांगी और उसका फोन लेकर अपने गिरे हुए मोबाइल पर कॉल किया। खुशकिस्मती से फोन मिल गया और इसी बहाने जैकल ने पीटर बनकर उस गार्ड से दोस्ती कर ली। दूसरी तरफ बियांका दुनिया के सबसे खतरनाक और रिटायर्ड स्नाइपर्स के पास पहुंची। उसका सवाल एक ही था, 3500 मीटर की दूरी से सटीक निशाना कौन लगा सकता है? जवाब में एक ही नाम सामने आया, डगन। डगन एक ऐसा स्नाइपर था जिसका कोई जवाब नहीं था। हालांकि रिकॉर्ड के मुताबिक 10 साल पहले काबुल में एक बम धमाके में उसकी पूरी टीम के साथ मौत हो चुकी थी। लाशें इतनी
बुरी तरह जल गई थीं कि पहचानना नामुमकिन था। बियांका को अब शक होने लगा था कि क्या डगन उस धमाके में बच गया था, क्या वही आज जैकल बनकर दुनिया को नचा रहा है। बियांका ने तुरंत डगन की पुरानी फाइलें निकलवाने का आदेश दे दिया। उधर लंदन में लैरी प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने नया सिम कार्ड लेकर अपने भाई नॉर्मन से संपर्क किया। यहीं पता चलता है कि पिछले हमले में नॉर्मन भी घायल हुआ था। लैरी को बस बियांका से बदला लेना था। शाम को जैसे ही बियांका घर लौटी, उसने देखा कि उसकी बेटी जैस्मिन लैरी के कब्जे में है। लैरी जैस्मिन को मारने ही वाला था कि बियांका ने पलक झपकते ही उसकी गोली से लैरी का घुटना तोड़ दिया। जैस्मिन बच गई और लैरी को गिरफ्तार कर लिया गया। बियांका ने उसका गला तब तक घोंटा जब तक उसने नॉर्मन का ठिकाना नहीं उगल दिया। लैरी ने बताया कि नॉर्मन बुडापेस्ट के बाहरी इलाके में एक अस्तबल के पास सफेद बिल्डिंग में छिपा है। बियांका ने तुरंत अपने बॉस को जानकारी दी, लेकिन इलाका बड़ा होने के कारण उन्हें वहां पहुंचने में वक्त लगने वाला था। पर जैकल उनसे 2 कदम आगे था। वो पहले ही बुडापेस्ट पहुंच चुका था। उसे एक ऐसी गन चाहिए थी जो दुनिया के सबसे एडवांस मेटल डिटेक्टर और अल्ट्रा सेंसिटिव स्कैनर को भी चकमा दे सके। उसने फौरन नॉर्मन से संपर्क किया। नॉर्मन का हाथ जख्मी था, इसलिए उसने पहले मना किया, पर जब जैकल खुद गन बनाने में मदद करने को तैयार हुआ तो वो मान गया। उनका पहली बार आमना सामना हुआ। नॉर्मन उसे अपने गुप्त ठिकाने पर ले गया, जो बाहर से तो एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग थी, पर अंदर से हाईटेक कैमरों और हथियारों का एक किला। वहाँ एक पुरानी स्नाइपर राइफल को देखकर जैकल की आंखों में एक चमक आ गई, जिससे साफ था कि उसका अतीत फौज की गलियों से जुदा है। जैकल ने अपना मास्टर प्लान नॉर्मन के सामने रखा। उसका आइडिया था एक फ्रैक्चर बूट जिसके अंदर गन के सारे पुर्जे फिट हो सकें। सबसे बड़ी चुनौती थी एयरपोर्ट के अल्ट्रा सेंसिटिव स्कैनर्स। जैकल चाहता था कि गन के ज्यादातर हिस्से प्लास्टिक के हों। नॉर्मन ने अपनी कारीगरी दिखाते हुए एक हल्के धातु से ऐसा बैरल बनाने का जुगाड़ बताया जिससे 7-8 गोलियां आराम से चलाई जा सकें। जैकल के लिए इतना काफी था। दोनों काम पर लग गए। नॉर्मन कोड बोलता गया और जैकल उसे टाइप करता रहा। 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद प्रिंटिंग कोड तैयार हुआ और फिर मशीनों को अगले 10 घंटों के लिए प्रिंट पर लगा दिया गया। आधी रात को MI6 ने बुडापेस्ट के उस ठिकाने को ढूंढ निकाला जिसका जिक्र लैरी ने किया था। बियांका और उसकी टीम फौरन मिशन पर निकल पड़ी। अगली सुबह तक वो फ्रैक्चर बूट तैयार हो चुका था। नॉर्मन ने जैकल को गन असेंबल करना सिखाया और जैकल उसे टेस्ट करने के लिए पास के जंगलों की ओर निकल गया। रात भर की थकान के बाद नॉर्मन गहरी नींद में सो गया। जैकल ने एक तरबूज पर निशाना साधकर गन की टेस्टिंग शुरू की। पहली 2 गोलियां निशाने से थोड़ी दूर लगीं, लेकिन तीसरी कोशिश में उसने स्कोप को एकदम सटीक सेट कर लिया। काम खत्म कर वो वापस लौट ही रहा था कि उसकी नजर बिल्डिंग की तरफ बढ़ती संदेहास्पद गाड़ियों पर पड़ी। जैकल ने गेट के पास एक चाय की टपरी पर बैठकर तमाशा देखना शुरू किया। जैसे ही गाड़ियां रुकी, उन्होंने पूरे इलाके की बिजली काट दी ताकि CCTV कैमरे बंद हो जाएं। खतरे को भांपते ही जैकल ने नॉर्मन को फोन मिलाया। काफी कोशिशों के बाद नॉर्मन की नींद खुली। जैकल ने उसे आगाह किया, मेहमान फिर से आ गए हैं, सारे सबूत मिटाकर वहां से निकलो। नॉर्मन ने फुर्ती से गन के प्रिंटिंग को डिलीट किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। MI6 के एजेंट अंदर दाखिल हो चुके थे। नॉर्मन ने उन पर फायरिंग शुरू की, पर जवाबी हमले में वो चारों तरफ से घिर गया और पकड़ा गया। बियांका ने जब उससे नेता मैनफ्रेम फेस्ट की हत्या और उस गन के बारे में पूछा तो नॉर्मन ने चुप्पी साध ली। तलाशी के दौरान बियांका को वहां किसी दूसरे शख्स का भी सामान मिला। बियांका समझ गई कि वो शूटर जैकल भी यहीं था और ये सामान उसी का है। वो वहीं जाल बिछाकर जैकल के आने का इंतजार करने लगे। बियांका ने नॉर्मन को तंज कसते हुए यह भी बता दिया कि उसे पकड़वाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई लैरी है। जैसे ही नॉर्मन गुस्से में खड़ा हुआ, एक सनसनाती हुई गोली उसका काम तमाम कर गई। बियांका और उसकी टीम के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि जैकल आसपास ही है और उसने नॉर्मन को इसलिए खामोश कर दिया ताकि वो उसका राज न उगल सके। तभी एक जवान की नजर जैकल पर पड़ी। जैकल ने बिना वक्त गंवाए अस्तबल से एक घोड़ा लिया और हवा की रफ्तार से भाग निकला। MI6 की गाड़ियां उसका पीछा कर रही थी और लगातार गोलियों की बौछार हो रही थी। किस्मत देखिए, भागते वक्त जैकल एक पेड़ की टहनी से टकराकर घोड़े से नीचे गिर पड़ा। अब मुकाबला घने जंगल के अंधेरे में था। जैकल ने वहीं से मोर्चा संभाला और उसकी एक गोली सीधे एक एजेंट के बुलेट प्रूफ जैकेट पर जा लगी। बियांका पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी, लेकिन जैकल अंधेरे का फायदा उठाकर एक तालाब में कूद गया। बियांका ने गुस्से में तालाब के पानी पर पूरी मैगजीन खाली कर दी, पर जैकल तो जैसे पानी में ही विलीन हो गया। थका हारा जैकल वहां से कुछ दूर एक पुराने वेयर हाउस में पहुंचा जहां जानवरों का चारा रखा था। शरीर साथ नहीं दे रहा था, इसलिए वो वहीं गहरी नींद में सो गया। लेकिन तभी उस प्रॉपर्टी के मालिक मोर्गन की नजर उस पर पड़ी। मोर्गन ने जैकल को चोर समझकर उसी वेयर हाउस में कैद कर लिया। दुनिया का सबसे बड़ा स्नाइपर अब एक साधारण वेयर हाउस में किसी कैदी की तरह बंद था। सुबह होते ही मोर्गन उस वेयर हाउस में पहुंचा और जैकल को धमकाने लगा कि अगली बार दिख मत जाना। वो उसे भगा ही देता, पर तभी उसकी नजर जैकल की बेशकीमती राइफल पर पड़ गई। उसका मन बदल गया। जैकल ने उसे मुंह मांगी रकम देने की पेशकश की, पर मोर्गन समझ चुका था कि उसके हाथ कोई बद्दा शिकार लगा है। उसने तुरंत अपने भाइयों को फोन कर बुला लिया। उसके भाई पुलिस की नाकेबंदी को चीरते हुए उसकी तरफ निकल पड़े। इधर मोर्गन अब मीट खा रहा था और जैकल के साथ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन मौका मिलते ही उसने मोर्गन को ढेर कर दिया। वो अपना सामान और मोर्गन की गाड़ी लेकर भाग ही रहा था कि उसके भाई वहां आ गए। मोर्गन के भाइयों ने उसकी लाश देखी और
जैकल पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन एक प्रोफेशनल स्नाइपर के सामने वो अनादि कहां टिकते। जैकल ने एक को वहीं मार गिराया और दूसरे लड़के को बंदी बना लिया ताकि वो उसे शहर से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता दिखा सके। शहर के करीब पहुंचकर जैकल उसे भी मारने वाला था, पर तभी उसने उस लड़के का मोबाइल छीना। मोबाइल की स्क्रीन पर उसके फैमिली फोटो देखते ही जैकल का पत्थर जैसा दिल पिघल गया। उसने उसी फोन से अपनी पत्नी नूरी को कॉल लगाया। जैकल ने नूरी से अपने हर झूठ के लिए माफी मांगी। उसने बताया कि वो फिलहाल बुडापेस्ट में है और उसे बेडरूम के उस सीक्रेट कमरे से भेज बदलने का सामान चाहिए। नूरी खामोश थी क्योंकि वो अब तक उसका सारा काला चिट्ठा देख चुकी थी। फोन काटने के बाद जैकल ने उस लड़के को जिंदा छोड़ दिया। कुछ घंटों बाद बुडापेस्ट के एक होटल में नूरी सामान लेकर जैकल के पास पहुंच चुकी थी। जैकल उसे और ज्यादा खतरों में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए उसने नूरी को तुरंत वापस जाने को कहा। जैकल ने साफ बताया कि कुछ ताकतवर लोग उसके पीछे हैं और उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। अपना भेष बदला और एक ऐसे रूप में तैयार हुआ जिसे पहचानना नामुमकिन था। बुडापेस्ट एयरपोर्ट पर नूरी ने अपने घर की फ्लाइट, जबकि जैकल अपने मिशन को पूरा करने के लिए टालिन रवाना हुआ। इत्तेफाक देखिए, उसी फ्लाइट में बियांका भी मौजूद थी। जैकल ने उसे फौरन पहचान लिया। बियांका को CIA से इनपुट मिला था कि जैकल अब उल्ले डाग चार्ल्स को निशाना बनाने वाला है। CIA ने जैकल और सोफिया की बातचीत रिकॉर्ड की थी, लेकिन उनकी पहचान अब भी एक राज थी। टालिन पहुंचते ही सब अपने अपने ठिकानों की तरफ निकल गए। जैकल ने वक्त बर्बाद नहीं किया और सीधे उस सिक्योरिटी गार्ड राजमस को कॉल किया जिससे उसकी दोस्ती हुई थी। उसने राजमस को एक लग्जरी बार में ड्रिंक पर बुलाया। राजमस वहां के दाम देखकर हैरान रह गया, पर पैसे तो पीटर खर्च करने वाला था। बातों ही बातों में शातिर जैकल ने राजमस को इतना प्रभावित कर लिया कि वो उसे रात को अपने घर ठहराने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह जैकल की सोफिया से आखिरी मुलाकात हुई। जैकल ने साफ लहजे में अपनी फीस याद दिलाई। काम होने के बाद मेरा पैसा टाइम पर मिल जाना चाहिए। एक तरफ जैकल क्रोधों की डील कर रहा था तो दूसरी तरफ स्पेन में उसका साला नूरी के घर से मोटी रकम चुरा कर भाग निकला। नूरी को अंदाजा भी नहीं था कि उसका भाई ही उसे लूट रहा है। इधर टालिन में जैकल ने राजमस को फुसलाना शुरू किया। उसने खुद को एक आर्किटेक्चरल इंजीनियर बताया और कहा कि वो थिएटर की बनावट पर स्टडी करना चाहता है। राजमस मान गया, लेकिन उसने चेतावनी दी कि जो करना है आज ही करना होगा, क्योंकि अगले दिन से थिएटर में लॉकडाउन लगने वाला है। उल्लेदाग चार्ल्स के आने की वजह से सुरक्षा इतनी कड़ी होने वाली थी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जैकल ने दिन में ही थिएटर का पूरा मुआयना कर लिया। उधर MI6 ने जैकल का एक काल्पनिक स्केच तैयार कर उल्लेदाग की कंपनी UDC को भेजा, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। शाम को जैकल ने राजमस से झूठ बोला कि उसकी फ्लाइट है और घर से निकल गया, लेकिन असल में जैकल अपनी पूरी किट लेकर थिएटर पहुंच गया। एंट्री गेट पर स्कैनर ने बीप किया, लेकिन जैकल ने बड़ी चालाकी से अपने मेडिकल बूट का बहाना बनाया और अंदर घुस गया। कंसर्ट शुरू हुआ और शोर शराबे के बीच जैकल चुपके से सीलिंग के ऊपर बने एक बेहद तंग रास्ते में जाकर छिप गया। अब उसे अगले 48 घंटों तक बिना हिले डुले उसी तंग जगह पर भूख प्यास और अपनी कुदरती जरूरतों को मैनेज करना था। जैकल को नींद आने लगी और वो नूरी के ख्यालों में खो गया। उसे याद आया कि वो नूरी से पहली बार एक बार में मिला था जहां वो वेटर थी। अगली सुबह थिएटर में लॉकडाउन लग गया। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि बियांका खुद जैकल के ऊपर से गुजर गई, पर वो उसे देख नहीं पाई। मंच पर बुलेट प्रूफ कांच लगाया गया था। जैसे ही उले डाग चार्ल्स मंच पर आया, जैकल ने एक ATM कार्ड से, जिसे उसने घिसकर चाकू बना लिया था, 2 गार्ड्स को ढेर कर दिया। लेकिन तभी एक दूसरे शूटर ने UDC पर फायरिंग कर दी, जिससे जैकल का निशाना चूक गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। उसी भगदड़ में जैकल भाग निकला। पहचान छिपाने के लिए उसने अपने दोस्त राजमस को भी मार डाला। यहाँ से कहानी 10 साल पीछे अफगानिस्तान पहुंचती है, जहां हमें पता चलता है कि जैकल असल में ब्रिटिश आर्मी का टॉप स्नाइपर अलेक्जेंडर डगन था। डगन और उसका साथी गैरी बेहतरीन टीम थे। वर्तमान में MI6 के हाथ जैकल के यूरिन सैंपल और DNA लग चुके हैं। उधर जैकल के नाकाम होने से उसका बॉस विनफ्रॉप गुस्से में है। MI6 को डगन की वो फाइल भी मिल गई है जो आर्मी ने टॉप सीक्रेट रखी थी। अतीत में डगन और गैरी ने पैसों के लालच में आर्मी के बाहर एक हत्या की सुपारी ली थी। फिर एक मिशन के दौरान जहां उन्हें एक आतंकवादी सरगना नजीब खान को जिंदा पकड़ना था, वहां भारी खून खराबा हुआ और कई मासूम मारे गए। इस घटना ने डगन को अंदर तक झकझोर दिया और उसे डरावने सपने आने लगे। फाइल के मुताबिक 23 अप्रैल 2013 को अफगानिस्तान में डगन की पूरी यूनिट एक धमाके में मारी गई थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। डगन ने ही अपनी पूरी यूनिट को बम से उड़ा दिया था ताकि दुनिया की नजरों में वो मर जाए और गैरी के साथ भाग निकले। अब जैकल बनकर वो दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी बन चुका था। वर्तमान में UDC को मारने के लिए जैकल के पास अब सिर्फ 48 घंटे थे। UDC का गढ़ वेलमरीन आइलैंड किसी अभेद्य किले जैसा था, जहां ड्रोन और हाईटेक सेंसर्स का पहरा था। उधर बियांका हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी बॉस इजाबेल ने केस बंद कर दिया। बियांका ने जॉब छोड़ दी और अपनी जिद पर जैकल को ढूंढने निकल पड़ी। वही जैकल स्पेन पहुंचा और अपनी पत्नी नूरी को अपनी असलियत बताई। मेरा नाम अलेक्जेंडर डगन है। उसने वादा किया कि ये आखिरी काम है, फिर वो सब नई शुरुआत करेंगे। नूरी के भाई ने स्पेन के एक पावरफुल डॉन जिम्मी से बिजनेस के लिए मीटिंग रखा था, ये कहकर कि उसका जीजा बहुत पैसे वाला है। लेकिन जैकल ने बहुत दूर से ही उस डॉन को शूट कर दिया और फिर अपने असली मिशन के लिए क्रोएशिया पहुंचा। नॉर्मन की बनाई
बनाई गिम्बल वाली स्नाइपर गन कमाल की थी। लहरों के बीच भी निशाना एकदम अचूक था। जैकल ने 2 मील की दूरी से पानी के अंदर तैरते यूडीसी को ट्रैक किया और जैसे ही वो सांस लेने ऊपर आया, जैकल की गोली ने उसकी खोपड़ी खोल दी। पूरे आइलैंड पर हड़कंप मच गया। जैकल पुलिस की नाकेबंदी को छकमा देकर फरार हो गया। इधर बियांका को चारा बनाकर इजाबेल ने उसे स्पेन भेजा। बियांका को लगा कि वो जैकल को पकड़ लेगी, पर वो नहीं जानती थी कि वो खुद मौत के जाल में फंस रही है। जैकल जब अपने घर पहुंचा तो बियांका और विंस वहां घात लगाकर बैठे थे। जैकल ने अंधेरे का फायदा उठाया और विंस को मौत के घाट उतार दिया। बियांका ने उसे उसके असली नाम अलेक्जेंडर डगन से पुकारा, लेकिन डगन ने बड़ी बेरहमी से बियांका का भी अंत कर दिया। कहानी के अंत में नूरी अपने बच्चे और पैसे लेकर स्पेन छोड़कर भाग चुकी थी। डगन का एक्सीडेंट हुआ पर वो फिर भी बच निकला। आज जैकल हंगरी की सड़कों पर है, नूरी की तलाश में और उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने उसके पैसे नहीं दिए बल्कि उसे एक्सीडेंट कराकर मारने की कोशिश की। शिकार अभी खत्म नहीं हुआ है, शिकारी अब भी जिंदा है।